से ठीक है। आपको चौथा लेक्चर मैंने शेयर कर दिया था। उम्मीद है कि आपको वो मिल गया होगा। फैजुल्ला साहब, मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर, आपकी आवाज क्लियर है सर। अच्छा, चलो ठीक हो गया। ठीक हो गया। तो थोड़ा सा जरा नंबर बढ़ जाने दे, जरा 200 से अबव। ठीक है। ठीक हो गया सर। हाँ, फिर करते हैं। सर। वालेकुम सलाम जी असद। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि सर आपसे काफ़ी स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि आप ना लेक्चर के नोट्स लेक्चर से पहले शेयर कर दिया करें, लेकिन आपने कहा था मैं लेक्चर के बाद शेयर कर दूंगा। सर, वो आपसे रिक्वेस्ट ये थी कि आपका लेक्चर परसों हुआ था और उसके नोट्स अभी 15-20 मिनट पहले शेयर हुए हैं। तो हमें सर स्टडी का टाइम नहीं मिलता, पिछला लेक्चर हमारा सही प्रिपेयर नहीं हो पाता। वो काइंडली लेक्चर जैसे ही आपका एंड हो उसके बाद वो सर शेयर कर दिया करें। अच्छा, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो जी गया। सर, जजाकल्ला जजाकल्ला, जी, थैंक यू। ठीक हो गया। जी। हाफिज उस्मान साहब क्या कहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, इस तरह के क्वेश्चन मेरा कोई नहीं है, बट मैं आपके तवज्जुह से ये जो ना मैसेज कन्वे करवाना चाह रहा हूँ पिफा इस्लामाबाद सेंटर में जी कि जी। सर कह लें कि नवंबर के फर्स्ट मंडे में हमारी जो है ना वो एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो जी जी। पिफा की हमारी 2 ऑनलाइन क्लासेस तो चल रही हैं, बट जो फिजिकल क्लासेस हैं वो अभी तक उसका कोई टाइम टेबल नहीं है। पिंडी में जो है वो इस्लामाबाद में क्लासेस हो रही हैं, बट आई एम बिलोंग टू CMA LC लाहौर। तो CMA LC में कोई अभी तक हमें टाइम टेबल का कोई जो है ना वो नहीं मिला। तो काइंडली ये अगर रेफर कर दें हमारी टेस्ट CMA LC की तरफ से या लाहौर वालों की तरफ से पिफा इस्लामाबाद वालों को, कि कब तक वो जो है वो क्लासेस अरेंज करवाएंगे हमारे। अच्छा, ये आप CMA LC, आपकी MATI के अंदर क्लासेस नहीं हो रही? नहीं सर, अभी फिजिकल कोई क्लास नहीं होगी। अच्छा, फिजिकल कोई नहीं शुरू हो रही? जी, ये 2 ऑनलाइन ही चल रही है, बिजनेस इंग्लिश और BCRW। नैम फैम की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं न्यूमेरिकली वाइज, उनकी कोई क्लासेस नहीं अभी तक अरेंज हुई। तो ग्रुप्स में चूंकि उन्होंने सिर्फ ओनली एडमिन को अलाउ किया होता है कि आप मैसेज कर सकते हैं। हम्म। मैंने ईमेल्स वगैरह भी की हैं, बट अभी तक उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इसीलिए मैंने कहा चलें आपके जो है ना वो तवस्सुल से इस्लामाबाद तक की बात चलिए, इफ़ा जी, इस्लामाबाद सेंटर में। फैजुल्ला साहब, आप सुन रहे हैं? जी जी सर, मैं सुन रहा हूँ सर, बिल्कुल। तो इनका हल करें। कोई ये परेशान हैं बच्चे, तो ठीक इनका हो कोई। गया सर, कल इनका मसला हल हो जाएगा सर, बाकी हम हाँ, कोशिश कल कर। इन्हें कल करें कुछ इनका। ये वाकई ये तो क्या करेंगे अगर क्लासेस नहीं होंगी फिजिकल तो? ठीक है। जी 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 सर, एग्जैक्टली। ठीक हो गया सर, हम लाहौर सेंटर में भी बात कर लेंगे अतीक साहब से। हाँ, लाहौर सेंटर में आप बात करें कि जी वो CMA वालों की क्लासेस नहीं हो रही, तो उनके लिए क्या उनके पास अरेंजमेंट है कोई? ठीक है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, जी आई एम जी वेरी जी थैंक। जी, ओके जी अस्सलाम उस्मान साहब। जी, वालेकुम। एनीबॉडी एल्स? असद दोबारा सवाल पूछना चाह रहे हैं? नहीं नहीं सर। जी, पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने हाथ खड़े किए हैं, आप बोलिए, 1 बाय 1 बोलिएगा, ताकि मैं प्रॉपरली उनका कोई जवाब दे सकूं आपको। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मकबूल खान बात कर रहा हूँ सर, जैकबाबाद से। सर हमारी जो है ना वो कराची जो है वो सेंटर है, लेकिन हमारे यहाँ भी ऐसे ही है सर, नेम की क्लासेस जो है ना वो ऑनलाइन नहीं हो रही हैं। तो काइंडली वो भी आप आपके तवज्जुह से हम उनको मैसेज करना चाह रहे हैं, तो हो जाएगा तो बेहतर हो जी, जाएगा। ठीक हो गया। फैजुल्ला साहब, इनका भी नोट करें जी। ये भी बेचारे जैकबाबाद से कराची सेंटर वाले भी परेशान हो रहे हैं, सर तो ठीक इनका हो भी गया सर। इनका भी नोट करें जी। ठीक और ठीक। थैंक यू सर, जी थैंक जी जी, और साहब कोई? यू सर। हेलो। जी जी।
जी सर, एक्चुअली आपका जो है ना वो आज जो है वो जो इतवार वाले दिन चौथा लेक्चर था आपका, वो आज ही हमें नोट्स मिले हैं सर। रीडिंग करने में थोड़ा टाइम लगेगा सर, तो आप काइंडली जिस टाइम आपका जो खत्म हो रहा है ना सर, उसी टाइम आपको हमें नोट्स भेज दें, मेहरबानी होगी आपकी सर। जी बिल्कुल ठीक हो गया जी, बिल्कुल तामील होगी आपके हुक्म की, ठीक है। नहीं सर, हुक्म नहीं है, अर्ज है सर। थैंक यू। हो अल्लाह जाएगा, खुश रखे सर। हो अल्लाह खुश जाएगा, रखे। थैंक हो यू जाएगा। थैंक यू, मेहरबानी। अच्छा, एक गुजारिश है मेरी आप लोगों से कि जब आप बात कर रहे हो तो अपना माइक तो ऑन होता है, उसके बाद आप भूल जाते हैं अपने माइक को ऑफ करने में, तो प्लीज इसका ख्याल रखें ताकि डिस्टरबेंस ना हो, और कोई और साहब भी सवाल पूछना चाहें तो वो भी अपॉर्चुनिटी अवेल कर लें। तो बीच में बच्चों की आवाजें मुझे सुनने को मिलती हैं, तो आप थोड़ा सा जरा इसका ख्याल रखिएगा। जी हाफिज साहब, आप फिर आपका सवाल आ गया कोई? जी पार्टिसिपेंट्स, कोई और सवाल नहीं है? अली मलिक क्या कहना चाह रहे हैं? बना दो। जी बोलिए। जी प्लीज। अच्छा, अब तक मैं आपके दो जो आपकी ऑब्जर्वेशंस थी उनको, एक तो ये थी कि आपकी फिजिकल क्लासेस लाहौर में और कराची सेंटर में शुरू नहीं हो सकी। उसके बारे में मैंने इस्लामाबाद सेंटर में जो कोऑर्डिनेटर वहाँ हमारे बैठे हैं, मैंने उनसे रिक्वेस्ट कर दी है कि वो आपका मसला कल हल करा देंगे। दूसरा ये था कि फौरी तौर पर हमारे जो है क्या कहते हैं नोट्स, वो शेयर कर दिया करें, तो उसके भी इंशाल्लाह मतलब कि मैं कर दूंगा आपका। तो इसके अलावा आप जो भी सवाल है आपका, अब आप रोकिएगा, आप मुझे लेट मी स्टार्ट द टुडेज लेक्चर, ताकि हमारा टाइम जो है वो अ, इस्तेमाल हो सके इधर। बाकी बाद में हम सवालात जो हैं मैं आपके लेता रहूंगा, और उसके जवाबात भी मैं देता रहूंगा आपको। तो फील फ्री टू आस्क योर क्वेश्चंस रेलेवेंट टू द सब्जेक्ट। या पेपर जो है, आज का लेक्चर नंबर 5 है, और इसमें आज यूजुअल 3 पार्ट मैंने रखे हैं। नासिर अली साहब, आप थोड़ा सा जरा इंतजार करें, आपके सवाल अपना लिख लें। मैं जब ये ब्रेक लेक्चर फर्स्ट पार्ट जो है खत्म कर लूंगा, तो देन आपका मैं सवाल लूंगा। आज का पहला पार्ट जो है वो हमारा है कि इफेक्टिव जो बिजनेस कम्युनिकेशन है वो किस तरीके से हो सकती है। हमने रोजमर्रा जिंदगी में हमने देखा है कि हमारी कम्युनिकेशन के अंदर कुछ बैरियर्स जो हैं वो आ जाते हैं, और जो हम मैसेज एक पार्टी दूसरी पार्टी को कन्वे करना चाहती है वो मुकम्मल तौर पर कन्वे नहीं हो पाता। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो उसको एक्सपर्ट्स जो कम्युनिकेशन के वो कहते हैं कि देयर माइट बी सम बैरियर्स दैट आर इंटरप्टिंग द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो उन बैरियर्स के बारे में हम आज बात करेंगे कि वो कौन सी मुश्किलात होती हैं जो कि हमारी कम्युनिकेशन को कंप्लीट होने नहीं देती। उसके बारे में हम आज पहले पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू शेयर विद यू पीपल के बैरियर
इन कम्युनिकेशन जो है वो क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन मैं आपको देता हूं। Any circumstance that prevents the message from being communicated as intended by the sender to the recipient। एक मैसेज भेजने वाला शख्स जो है वो जब अगली पार्टी को प्रॉपर मैसेज कन्वे नहीं कर पाता तो वो अवामल जो उसको रोक रहे होते हैं उस कम्युनिकेशन चैनल को, उसको बैरियर कहते हैं, उसको हर्डल्स कहते हैं, उसको ऑब्स्टिकल्स कहते हैं। तो बैरियर मींस हर्डल्स क्रिएट हो रही हैं हमारी। मसलन मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं तो मेरी गुफ्तगू जो है, अगर आप लोग रेसिपिएंट हैं, मैं सेंडर हूं, तो मैं जो आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, मेरी गुफ्तगू प्रॉपर वे के अंदर आपको नहीं पहुंचती तो उसके लिए कुछ मुश्किलात होंगी। वो मुश्किलात, वो हर्डल्स जो हैं वो बैरियर कहलाती हैं। और वो बैरियर्स कौन से हो सकते हैं? मसलन सबसे पहला बैरियर तो ये है कि ऑनलाइन क्लास हो रही है, हमारा नेट जो है वो खराब हो जाता है, हमारी लाइट चली जाती है, नेट डिस्टर्ब हो जाता है, तो मेरी जो जो लेक्चरिंग जो सिचुएशन है वो अपना फरीजा अदा नहीं कर पा रहे, मेरा मैसेज आपको नहीं जा रहा। अब अगर मेरी तरफ से नेट का प्रॉब्लम आता है तो सारे के सारे आप जो कैंडिडेट्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। ये तो हो गया कलेक्टिव आपकी डिस्टर्बेंस जो है कि मेरा नेट खराब हो गया। दूसरा ये है कि आप में से कोई साहब कहता है कि जी मुझे आपका लेक्चर नहीं सुना जा रहा, तो यू पीपल आर एट प्रेजेंट 273-74 हैं आप इस वक्त। तो आप में से 8-10 लोग जो हैं वो ये कहते हैं जी हमें आपकी बात कन्वे नहीं हो रही, बट रेस्ट ऑफ द पीपल आर listening to me carefully and they are receiving my message as I intend to convey them। अब वो लोग, चंद लोग जिन तक नहीं पहुंच रही, उनके नेट का मसला हो सकता है, उनकी लाइट का मसला हो सकता है। दूसरा इशू इसमें ये हो सकता है कि मैं जो आपको चीजें बता रहा हूं, हो सकता है कि मेरा बोलने का अंदाज जो है वो इतना अच्छा ना हो और आपको उसकी समझ ना आ रही हो, ये भी एक हर्डल हो सकती है। तो लाइकवाइज ऐसी हर्डल्स जो कि एक सेंडर मैसेज करने वाला जो है रेसिपिएंट तक प्रॉपर वे के अंदर नहीं पहुंचती, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो ऐसी कैफियत को बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं। डेफिनेशन आई हैव गिवन टू यू पीपल, मैं नोट्स भी शेयर कर दूंगा, जस्ट स्टे विद मी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। दूसरी स्लाइड के ऊपर मैंने इसे देखा है कि देर आर मैनी रीजंस, बहुत सारे रीजंस। एक तो मैंने नेट की कही कि बिजली चली गई है, नेट चला गया है, और मेरा यहाँ बैठने का जो है वो मेरा कन्वे करने का अंदाज कोई इतना अच्छा अगर नहीं है तो आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। एंड लाइकवाइज देयर आर अदर सो मैनी रीजंस दैट कैन इफेक्ट द रेसिपिएंट्स लाइक यू पीपल कि वाई यू आर नॉट रिसीविंग प्रॉपरली फ्रॉम माई साइड। तो वो कौन कौन सी रीजंस हैं, उन रीजंस पर मैं आपसे बात करूंगा, और वो रीजन जो हैं वो हर्डल्स कहलाएंगी, वो बैरियर्स कहलाएंगी। अब इसके अंदर पहली रीजन जो है वो बायसनेस की है। बायसनेस से मुराद ये है कि एक दूसरे के साथ ताल्लुकात का कशीदा होना बायसनेस कहलाता है। तो
दो लोग जो हैं वो बात कर रहे हैं, तो एक आदमी दूसरे आदमी के साथ वो अच्छे टर्म्स नहीं रखता, तो उससे आपकी जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है वो डिस्टर्ब हो सकती है। मिसाल के तौर पर मैं और कोई एनीबॉडी एल्स अमंग यू पीपल, सपोज कर लेते हैं कि मैं नाराज हूं किसी से, तो सुनने वाला भी मेरे बारे में कुछ थोड़े से अपने बायसनेस रखेगा, कुछ मैं बायसनेस रखूंगा, तो शायद मैं अपना मैसेज जो है वो उस शख्स तक जो मेरे बारे में बायसनेस रखता है वो प्रॉपर मेरा मैसेज ना अंडरस्टैंड कर सके। बिकॉज जो फीलिंग है, फीलिंग्स होती हैं, उसकी सेंसिटिविटी उतनी होती है कि मैं बोलते वक्त शायद कुछ चीजों को छुपा जाऊं, और अगली पार्टी जो बायसनेस की वजह से मेरी बात को तवज्जो से सुनना नहीं चाहती, तो वो भी पूरी तवज्जो से इन्हमाक से वो ना सुन सके, तो इसको कहते हैं कि पहली रीजन बायसनेस हो सकती है, ताल्लुकात कशीदा हो सकते हैं। तो जब दो लोग बात करते हैं और उनके रिलेशनशिप्स जो हैं वो आपस में ठीक तरीके से नहीं होते, तो कम्युनिकेशन इफेक्टिवली नहीं हो सके। दूसरी रीजन इसके अंदर जो है वो ये है कि नॉइज का पैदा हो जाना। मैं यहाँ से आपके साथ ऑनलाइन मुखातिब हूँ, हमारे टेलीफोन लाइन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, हमारी लाइन के अंदर शोर आ जाता है, आप में से किसी का माइक ओपन रह जाता है, तो डेफिनेटली बाकी लोगों को वो चीज जो है वो डिस्टर्ब करेगी। तो नॉइज जो है, शोर जो है, वो भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए एक हर्डल का काम करता है। देन तीसरी रीजन जो है वो कंफ्यूजिंग मैसेजेस की है। कंफ्यूजिंग मैसेजेस ऐसे होते हैं कि या तो मैसेज जो है वो बहुत शॉर्ट हो कि अगली पार्टी रेसिपिएंट जो है वो उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड ना कर सके, या मैसेज इतना कॉम्प्लेक्स हो, इतना बड़ा हो, तो दूसरी पार्टी जो है वो भी उसको प्रॉपर वे के अंदर कंप्रीहेंड ना कर सके, उसको अंडरस्टैंड ना कर सके। तो इस टाइप की कंफ्यूजन जो है दैट आल्सो कॉजेज अ हर्डल बिटवीन द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। फोर्थ वन जो है सिलेक्टिंग द रॉन्ग चैनल। कि हम चैनल जो है वो गुफ्तगू का जो है वो रॉन्ग चैनल इस्तेमाल करते हैं, जो कि दूसरी पार्टी को समझाने में मुश्किलात का बायस बनता है। मसलन कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेटेड पेचीदा चीजें होती हैं कि उनको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता प्रॉपर वे के अंदर। अगर उसकी जगह कोई डायग्राम दे दी जाए और लॉजिक और एक्सप्लेनेशन जो है वो दे दी जाए, तो चीजें ज्यादा अच्छे अंदाज से अंडरस्टैंड की जा सकती। तो रॉन्ग चैनल ये है कि वो चीजें जो कि अल्फाज कन्वे नहीं कर सकते, हो सकता है कि दूसरा चैनल डायग्राम का बेटर वे के अंदर कन्वे कर सके, या मैं आपको कोई तस्वीर दिखाऊं लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन वर्ड्स में ना करूं, तो शायद वो भी एक प्रॉपर मैसेज जो है वो आपको कन्वे ना हो पाए। पांचवी हर्डल जो है, पांचवा बैरियर जो है वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर इंटरप्शंस एंड डिस्ट्रैक्शंस। अब इसके अंदर के बासुकात हमारी इंटरप्शंस आ जाती हैं गुफ्तगू के दरमियान। मैं आपसे मुखातिब हूं, आप इन्हमाक के साथ सुन रहे हैं,
लेकिन कोई तीसरा आदमी बीच में कोई खामखा कोई इंटरप्शन कर देता है, बीच में वो दखल अंदाजी कर देता है, तो हमारी अटेंशन डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी। हमारा मैसेज जो है, जो मैं आपको कन्वे करना चाहता हूँ, वो प्रॉपरली कन्वे नहीं हो पाता। तो इंटरप्शंस, फिर मैंने कहा कि हमारा टेलीफोन का सिस्टम भी गरीब ममालिक के अंदर इतना इफेक्टिव नहीं होता। तो ये इंटरप्शंस जो हैं, ये भी हमें जो है वो हमारी इफेक्टिव कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करती। देन इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर सिक्स्थ नंबर जो है वो नो फीडबैक। अगर मुझे आप प्रॉपर फीडबैक नहीं देंगे तो मुझे आपके मसाइल की समझ नहीं आएगी। आई एम टॉकिंग टू यू पीपल, I have given you people the opportunity and the liberty to ask the questions about your subject. जब तक आपसे मुझे फीडबैक नहीं आएगी, मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको कौन कौन सी मुश्किलात हैं। जब आप मुझे बताएंगे तो शायद मैं उसका कोई हल ढूंढूं। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द फीडबैक फ्रॉम योर साइड। If no feedback is received, then I would, yeah, it would be construed कि आपको सारा कुछ समझ आ गई है। मैं आपके प्रॉब्लम्स आप नहीं बताएंगे तो मैं उसको हल करने की पोजीशन में नहीं होगा। तो likewise these hurdles create some sort of difficulties for गालिब भट्टी साहब, प्लीज होल्ड ऑन फॉर फ्यू मिनट्स। अभी मुझे पहला पार्ट मुकम्मल कर लेने दें। तो फीडबैक का प्रॉपर ना होना जो है वो भी हमारी गुफ्तगू को नामुकम्मल रखता है। सातवीं जो हर्डल हमारी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर होती है वो ये है कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। व्हाट आई एम टॉकिंग टू यू पीपल, उस कॉन्टेक्स्ट में आप बात को अगर प्रॉपर वे के अंदर समझ ना सकें तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है। I'm trying to explain the things in English as well as in the Urdu। तो मेरा ख्याल है कि मैंने लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो काफ़ी हद तक पार्टिसिपेंट्स के लेवल तक आके उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करता हूँ मैसेज की। बट स्टिल देयर माइट बी सम पार्टिसिपेंट्स जो कि जिनको मेरी प्रोनाउंसिएशन ना समझ आ रही हो या द वर्ड्स आई एम यूजिंग वो सही माने में उसको उसको फॉलो ना कर सकें। तो lack of information on the part of the recipients as well as from the sender also create disturbance। और ये एक another type of barrier जो है वो हमारे effective communication के अंदर कंसिडर किया जाए। फिर फॉल्टी सिस्टम जो है हमारा, वो भी एक कॉज जो है वो करता है कि हमें प्रॉपर वे के अंदर नहीं मिल पाती इंफॉर्मेशन जो है। मसलन आप में से मोस्टली जो कैंडिडेट्स हैं, मेरा अपना ख्याल है कि वो अपने मोबाइल के ऊपर मेरा लेक्चर सुनते। तो आपका मोबाइल सिस्टम जो है, आपके सिग्नल्स अगर वीक होंगे तो आप प्रॉपर वे के अंदर मेरी आवाज़ को नहीं सुन पाएंगे और शायद हो सकता है कि तस्वीर भी ना वहां पर जा सके। तो दिस फॉल्टी सिस्टम creates a hurdle in transmitting my lecture from my side to your side। तो फॉल्टी सिस्टम भी एक बैरियर है। उसके बाद नाइन्थ नंबर स्टीरियोटाइप अजम्पशंस। स्टीरियोटाइप रोजमर्रा की रूटीन की जो हम अज्यूम कर लेते हैं कि पार्टिसिपेंट्स अगर समझ नहीं आ रही तो आप आ भी रही है तो आप डिस्टर्बेंसेस जो हैं वो क्रिएट करने की कोशिश करेंगे।
या मैं कोई इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन उसके अंदर देने की कोशिश करूंगा, तो शायद आपकी मैं तवज्जो जो है वो प्रॉपर वे के अंदर हासिल ना कर सकूंगा। तो ये स्टीरियोटाइप के जो जो अजम्पशंस हैं हमारे, वो भी एक हर्डल क्रिएट करते हैं कि प्रॉपर वे के अंदर हमारा मैसेज जो है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ या तो लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, तो वो प्रॉपर वे के अंदर अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। 10th बैरियर जो है, यूज ऑफ टेक्निकल jargon आर कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज। एक मसला हमारा ये भी होता है कि अ, हमें हम टेक्निकल लैंग्वेज का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे तो जरूरी नहीं है कि सारे लोग उस टेक्निकल लैंग्वेज को, उस टर्मिनोलॉजी को, उस बड़े बड़े वर्ड्स को अंडरस्टैंड कर सकें। तो इट इज बेटर टू convey the message in the simple words as possible as the sender can do it. तो अगर टेक्निकल लैंग्वेज मैं आपके सामने इस्तेमाल करूंगा तो शायद आप में से बहुत से लोग उसको अंडरस्टैंड ना कर सकें। तो मैं कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज को साइड पर रख के अपना मैसेज कन्वे करना चाहता हूं, बट दिस डज नॉट अकर ऑल द टाइम्स। आपने देखा होगा कि बाज़-औक़ात ये कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज जो है, टेक्निकल टर्म्स जो हैं, जो बहुत सारे रेसिपिएंट्स की अंडरस्टैंडिंग में एक हर्डल क्रिएट करते हैं। 11th बैरियर जो है वो ये है कि पुअर लिसनिंग स्किल्स ऑफ द रिसीवर। देखें, मैं जितनी भी कोशिश करूं, अब माशाल्लाह 285 लोग इस वक्त मेरा लेक्चर जो है वो सुन रहे हैं। मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूं, शायद 285 लोग जो हैं वो प्रॉपरली अटेंटिव ना हो मेरी गुफ्तगू सुनने के लिए। योर लैक ऑफ अटेंशन, ability to absorb information, or perceptual selection in simple terms, कि जो मर्जी की चीज है उसको सुन लें और बाकी हाजिरी लगा के बैठ जाएं आप। तो पुअर लिसनिंग स्किल जो है, ये भी एक बड़ा हर्डल है हमारे लेक्चर सुनने में, हमारी गुफ्तगू के अंदर जो है वो डिफिकल्टी जो है वो क्रिएट करता है। तो पार्टिसिपेंट्स, 12th जो बैरियर हमारा है वो है नॉन वर्बल साइंस दैट कंट्राडिक्ट वर्बल मैसेज। बाज़-औक़ात होता यूं है कि हमारा नॉन वर्बल मैसेज जो है वो हमारे, मतलब कि कोई हम चेहरे के तासुरात से हम ऐसा तासुर क्रिएट कर रहे हैं लेकिन अल्फाज उसके उलट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जो है नॉन वर्बल साइंस, मसलन चेहरे के उतार चढ़ाव से पता चलता है कि आप नो कहना चाह रहे हैं या यस कहना चाह रहे हैं। इट हा हा मतलब हेड को, आप सर को आप जुम्बश दे रहे हैं, तो व्हाट डज दैट मीन? इस टाइप की जो कॉम्प्लिकेशन जो हैं, दैट आर हिंडरिंग द क्वालिफिकेशन ऑफ द इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है। तो 12वां जो हमारा हर्डल है, उसके बाद 13th जो हर्डल है हमारी वो ये है कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड होती है बाज़ औक़ात हमारी। दिस कैन बिकम ए ह्यूज इशू particularly with emails, whereby the recipient is so overloaded with the volume of messages that they are simply unable to read, interpret and act on the communication received.
इंफॉर्मेशन आपको जितनी चाहिए उतनी इंफॉर्मेशन तो ठीक है, लेकिन जब एक हद से आपकी इंफॉर्मेशन बढ़ जाती है, मसलन यू आर वर्किंग ऑन ए डेस्क जहां आपको ईमेल्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आती हैं, अगर बहुत सारी ईमेल्स आ जाएंगी तो शायद आप सब ईमेल्स को पढ़ भी ना सकें, और पढ़ ना सकेंगे तो फिर आप जवाब उनका कैसे दे सकें, उनको इंटरप्रेट कर नहीं सकेंगे तो हाउ यू विल फीडबैक देने में आप कामयाब होंगे। तो इंफॉर्मेशन ओवरलोड होना जो है, इट इज आल्सो कंसिडर्ड अ बैरियर इन द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। 14th जो नंबर है हमारा वो ये है कि डिफरेंस इन एजुकेशन एंड सोशल बैकग्राउंड। हमारे जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है या सोशल बैकग्राउंड है, उसका भी असर होता है हमारी गुफ्तगू के अंदर। अब वो लोग जो कि रूरल एरिया से ताल्लुक रखते हैं, शायद वो इतनी अंडरस्टैंडिंग उनकी जो कि अर्बन एरिया के लोग होते हैं उनको अंडरस्टैंड करने में मुश्किल पेश आती। एजुकेशनल बैकग्राउंड, कुछ लोग अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ के आए होते हैं, कुछ लोग जो हैं वो उनकी स्कूलिंग जो है वो को इस अच्छे अंदाज से नहीं हुई होती। से आजकल के हालात से अगर वो सरकारी स्कूलों में देखें तो हमारी तो एजुकेशन ऑलमोस्ट निल हो गई। उसके बाद कल्चरल डिफरेंसेस जो हैं वो भी आते हैं। All these leading to cultural differences and varying interpretations of the same message. For example, in many countries around the world, a thumbs up is a positive good news gesture, meaning okay, or I approve. Whereas in some countries, such as Afghanistan, Nigeria, parts of Italy, Greece, and South America, it is an offensive and insulting sign. आपने देखा होगा कि जब आप अप्रूव करते हैं किसी चीज को, व्हेन यू गिव पॉजिटिव साइंस, गुड न्यूज देते हैं, तो आप अपने मुट्ठी बंद करके दोनों अंगूठे आप खड़े करके तो आप उनको बताने की कोशिश करते हैं। तो ये आपके जेस्चर्स बताते हैं कि आप बड़े खुश हैं को पॉजिटिव न्यूज दे रहे हैं। लेकिन यही दो अंगूठे खड़े करना जो है वो बैकवर्ड कंट्रीज जो हैं, अफगानिस्तान है, नाइजीरिया है, इटली और ग्रीस की कुछ पार्ट हैं, साउथ अमेरिका के कंट्रीज हैं, वहाँ इसको ऑफेंसिव समझा जाता है और इंसल्टिंग साइंस समझा जाता है। तो डिफरेंसेस इन एजुकेशन एंड सोशल बैकग्राउंड जो है वो भी आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करते हैं। नेक्स्ट कम्स 15th बैरियर, कौन सा है? सेंडर एंड रिसीवर स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज। अब मसला यहां पर लैंग्वेजेस का जब आ जाता है कि कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होती है। अगर आप चाइनीज लोगों के साथ आप उर्दू या अंग्रेजी बोलेंगे तो उन लोगों को अंग्रेजी समझ नहीं आती, आप अपना मैसेज उनको प्रॉपरली कन्वे नहीं कर पाएंगे। वो आपको मैसेज अपनी लैंग्वेज में कन्वे करेंगे तो शायद हम भी समझ ना पाए। तो एक इफेक्टिव मैसेज का एक जगह से दूसरी जगह इफेक्टिव होना जो है वो लैंग्वेजेस का सेम होना भी जरूरी है। और फिर जब लैंग्वेज अगर सेम है तो फिर एक लैंग्वेज जानने वाला जो है अंग्रेजी है, तो हो सकता है कि रूरल एरिया के अंदर अंग्रेजी को इतने लोग अंडरस्टैंड प्रॉपर वे में ना करें क्योंकि उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड डिफरेंट हो। तो डिफरेंट लैंग्वेजेस जो हैं वो भी हर्डल क्रिएट करते हैं। सोलमी डिसलाइक्स जो हैं वो कि सेंडर और रिसीवर एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते, एक दूसरे पर ट्रस्ट ही ना करें, तो फिर भी आपकी कम्युनिकेशन जो है वो ऐसी होगी कि वो प्रॉपर वे के अंदर
आप मैसेज अपना कन्वे नहीं कर पाएंगे। उसके बाद बायस्ड रेसिपिएंट, सुनने वाला सुनना ही ना चाहे, बिकॉज ऑफ सो मैनी थिंग्स दैट, कल्चरल डिफरेंसेस है, लैंग्वेज का डिफरेंस है, आपकी डे एंड नाइट का डिफरेंस। मसलन आप पाकिस्तान के अंदर हम देखें, ये खैर अगला पॉइंट आ ही रहा है, फिजिकल डिस्टेंस दैट मैटर्स इन लॉट। आप सेंडर और रेसिपिएंट जो है उसका ऑस्ट्रेलिया और न्यूयॉर्क के साथ टाइम का अगर हम मुवाजना करें तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग डिफिकल्ट हो जाएगी। अगर मैं आपके साथ इस वक्त गुफ्तगू कर रहा हूं तो हमारे कह लें कि 6:40 हुए हैं, तो अमेरिका के अंदर इस वक्त कैलिफोर्निया स्टेट के अंदर टाइम जो है वो सुबह के 6:40 हो गए। तो अर्ली इन द मॉर्निंग जो है वो कौन वीडियो कॉन्फ्रेंस सुनेगा अमेरिका के अंदर? या जब अमेरिका के शाम के 6 बजे होंगे तो हमारे सुबह के 6 बजे होंगे। तो ये फिजिकल डिस्टेंस जो है दैट आल्सो बिकम्स द हर्डल बिटवीन द टू पर्सन्स, ए सेंडर एंड द रेसिपिएंट, कि आप अच्छे अंदाज से कोई जो है वो मैसेज जो है वो कन्वे कर पाए। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आगे 19th है कि फिल्टरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। This refers to the sender's deliberate suppression or manipulation of information so that it may seem in a more favorable perspective by the receiver. It includes concealment of information by the sender, which is not considered to be in accordance with the expectation or viewpoints of the receiver. आप फिल्टर इंफॉर्मेशन कर लेते हैं, रोक लेते हैं कुछ इंफॉर्मेशन, तो ये भी एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर एक बैरियर कंसिडर किया जाता है। 20th बैरियर जो है सिलेक्टिव परसेप्शन। सिलेक्टिव परसेप्शन के बारे में है कि दिस डिस्क्राइब्स द प्रोसेस बाय विच द सबकॉन्शियस, लाशौरी हालत के अंदर सबकॉन्शियस माइंड जो है वो डिसाइड करता है कि उसने क्या करना है। विच स्टिमुलाई रिलेटिंग टू एन ऑब्जेक्ट, पर्सन और इवेंट आर इट रेलेवेंट एंड एक्सेप्ट्स ओनली सच स्टिमुलाई which do not contradict the interest या experience या background attitude of the recipient and match the individual's viewpoints। आपकी सिलेक्शन, आपकी परसेप्शन, दूसरों को देखने का अंदाज, उनकी बात को अंडरस्टैंडिंग, परसीव करना, टू अंडरस्टैंड करना, अगर आप कुछ चीजों को सिलेक्टिवली आप परसीव करेंगे तो शायद आपकी जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपरली वो कन्वे ना हो पाए या वो इफेक्टिव ना रहे। All such stimuli are considered irrelevant by the recipient and ignored and rejected by the subconscious mind। अगर मैं यहाँ पर आपके साथ मुखातिब हूँ और आप नहीं सुनना चाहते तो आपकी सिलेक्टिव परसेप्शन होगी कि क्या मुसीबत पड़ गई है, ये क्या डिफिकल्ट चीजें जो हैं वो मेरे सामने आ गई हैं, आप आपका पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, मैं सुनता ही नहीं इसको। तो आपकी जो सिलेक्टिव परसेप्शन है दैट आल्सो क्रिएट्स हिंड्रेंस इन creating disturbance in getting the effective communication to receive the messages properly। जब आप प्रॉपरली मैसेजेस रिसीव नहीं कर पाएंगे तो आप किस तरीके से उसका जवाब दे पाएंगे। तो दिस 20 हर्डल्स मैंने आपके सामने शेयर की हैं। मेरा ख्याल ये है कि ये यकीनन आप बोरियत का शिकार हो गए होंगे, लेकिन पेपर की बात तो है ही है, लेकिन आपके नॉलेज में भी इजाफा करना जो है वो मैं ज़रूरी समझता था, वो मैंने कर दिया है। तो
इसके साथ ही मेरा आज के लेक्चर का पहला पार्ट जो है वो मुकम्मल हो गया। अब आपके मैं सवालात लूंगा, फिर अगले पार्ट की तरफ हम जाएंगे ताकि उसको हम फिर तवज्जो दे सकें। तो फैजुल्लाह साहब इन्हें अलाउ करें कि ये क्वेश्चन पहले पार्ट के मुतलका है, तो हम बात कर लें, सवाल पूछ लें। जी जुनैद, आप क्या कहना चाहते हैं? जुनैद हैज रेज्ड हैंड। फैजुल्लाह साहब अलाउ करें इन्हें। जी मुनसिफ, आपका क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सैयद जुनेद बात कर रहा हूँ CMALC लाहौर कैंट से। जी फरमाइए। सर ये स्टीरियोटाइप का ज़रा रिपीट कीजिएगा, ये जो आपने बताया था कि ये मिस्टेक क्या होती है। स्टीरियोटाइप रूटीन के घिसे पिटे तरीकाकार जो हैं, जी जी। इसको स्टीरियोटाइप कहते हैं। और राइट सर। जस्ट आपने गूगल के ऊपर स्टीरियोटाइप का वर्ड लिखे तो दिस सर दैट विल गिव यू द प्रॉपर आंसर। सर जी मुनसिफ, आपका क्या सवाल है? मुनसिफ खान। सर माइक नहीं, सर माइक नहीं है। जी मुनसिफ खान, आप क्या कहना चाह रहे थे? नहीं नहीं। प्लीज जो सवाल नहीं पूछना चाहते वो अपने माइक मेहरबानी करें बंद कर दें। कुछ तो करांगे ना पेपर से जाके। तू सीख ले। यार माइक ऑफ कर दें जिनको क्वेश्चन नहीं है अच्छा प्लीज। तो कोई कम्युनिकेशन सौखी है इंग्लिश नालों। एडे टेंस करवांदा है, टेंस तो मैंने जरूरत ही नहीं आंदे ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਜੇ ਟੈਂਸ ਨੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ लेकिन ਇਹਦੇ ਚ ਟੂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ। प्लीज यू पीपल हैव रेज योर हैंड्स, लेकिन गुफ्तगू आपस में कर रहे हैं। आपने माइक बंद करें और सिर्फ सवाल पूछने वाले लोग जो हैं वो अपना माइक ओपन रखें। ਉਹਦੇ 20 ਕੋ ਨੰਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਪੱਕੇ ਤੇ 10 ਨੰਬਰ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। जी बोलिएगा। जी 6 पार्टिसिपेंट्स हैव रेज देयर हैंड्स, लेकिन आवाज एक की भी नहीं मेरे तक नहीं पहुंच रही, तो अब क्या करें हम? जब तक बोलेंगे नहीं मैं आपके सवालात के जवाबात कैसे दे सकता हूं? एंड इफ यू जी बोलिए। अगर आपका कोई सवाल नहीं है तो मैं पार्ट 2 शुरू करने जा रहा हूं, और जिसमें प्रेसी। आप क्या दिया? आप क्या दिया? हेलो। जी जी। अच्छा सर, ये जो लेक्चर हो रहा है इसके हमें PDF नोट्स मिल सकते हैं? हम वाकंड से हैं। मैं पूरा लेक्चर आपको भेज देता हूँ यार, रोज भेजता हूँ, मैं पहले भी भेजता हूँ। आज आप पहले दिन तो नहीं आए कहीं? जी सर, आज मेरा फर्स्ट डे है।
अच्छा, तो फिर आप आज पांचवा लेक्चर है। 4 लेक्चर्स के नोट्स मैं डिसमिनेट कर चुका हूँ, मैं आपको शेयर कर चुका हूँ आप लोगों के साथ। तो अपने किसी दोस्त से आप 4 लेक्चर जो हैं उनके ले लें। आज पांचवा भी आज भेज दूंगा, नहीं तो कल तक भेज दूंगा। सर ये आपने कहाँ पे शेयर किया? जी, आपका इस्लामाबाद सेंटर को मैं भेज देता हूँ, वो फिर आपके साथ शेयर कर देते हैं। उन्होंने कोई ग्रुप बनाया हुआ है आप सब लोगों का। हमें नहीं सर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली, आज हमें फर्स्ट टाइम बताया ना, इसलिए। चले, आप अपने किसी साथी से रब्ता करें जो कि रेगुलर था पहले लेक्चर से। उन्होंने उनका रोल नंबर जो है वो सारा उनके पास मोबाइल नंबर्स हैं, उसके ऊपर वो शेयर कर देते हैं लोगों के साथ, तो आपको भी मिल जाएंगे। फैजुल्ला साहब, आप सुन रहे हैं? जी जी सर, सुन रहा हूँ सर। ये साहब जो हैं इनके पर्टिकुलर ले लें और फिर इनको आप शामिल कर लें अपने इस लिस्ट के अंदर BCRW में, और इनको भी भेज दें। सर इनको सर मुर्तजा साहब, आप इस्लामाबाद ऑफिस में फोन कर ले सर, आपको हम ग्रुप पे ऐड कर देंगे। बाकी जितने भी लेक्चर है वो आपको सेंड कर सकते हैं। ठीक हो गया जनाब, सुन लिया आपने? जी, अब आइएगा अपने अगर पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 के अंदर एक्सरसाइज जो है वो प्रेसी की एक्सरसाइज है। इसको आप देखिएगा, ये पैराग्राफ मैंने दिया है, 120 वर्ड्स है इसके। आपने इसको 1/3 वर्ड्स के अंदर आपने इसको तकरीबन 40 वर्ड्स, 40 से 2 कम हो जाएं या 2-4 ज्यादा हो जाएं तो 1/3 आपकी जो है वो कैसी बन जाएगी। इसको आप अटेम्प्ट कीजिए। मैं आपको रीड आउट कर देता हूं। द एजुकेशन इज डिजायरेबल इन द ओपिनियन ऑफ ऑल मॉडर्न civilized states, but is nevertheless a proposition which has at all times been disputed by some men whose judgment commands respect. Those who oppose education do so on the ground that it cannot achieve its professed objects. Before we can adequately examine their opinion, we must therefore decide what it is that we should wish education to accomplish if possible. On this question, there are many divergent views, as there is one temperamental cleavage which goes deeper than any of the other controversies. And that is the cleavage between those who consider education primarily in relation to the individual psyche and those who consider it in relation to the community. इस पैसेज को आप पढ़ें 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, और इसके नीचे आप अंडरलाइन करें कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, और इसकी प्रेसी करने की कोशिश करें। आपको मैं 10 मिनट का टाइम देता हूं। 10 मिनट के अंदर अपनी प्रेसी जो है वो प्रिपेयर कर लें, और उसके बाद मैं अपना सॉल्यूशन जो है वो शेयर करूंगा आपके साथ। आप अपने सॉल्यूशन को उसके साथ मैच कर लीजिएगा, और अगर इनमें से कोई लफ्ज़ आपको, मैंने पहले इंस्ट्रक्शंस जो आपको कन्वे की हुई हैं कि आपने प्रेसी कैसे करनी है, उसको मद्देनजर रखते हुए आप इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। एंड इफ यू फील एनी डिफिकल्टी, तो मैं जो सॉल्यूशन दूंगा आपको ब्रेक के बाद, 10 मिनट की ब्रेक दे रहा हूं आपको, उसमें आप अटेम्प्ट करें। जिन्होंने नमाज पढ़नी है वो नमाज पढ़ लें। लाहौर में अजान हुए तो 10 मिनट हो गए हैं।
आप भी अकॉर्डिंगली नमाज जो है वो अदा करें, और जो लोग नहीं करना चाहते वो इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। फिर मैं अपना सोल्यूशन शेयर करूंगा। फैजुल्ला साहब 10 मिनट बिफोर प्रोसीडिंग ऑन namaz interval, I presented before you a passage of Presi. I do hope you people might have attempted that question, or you can share with me. अगर किसी ने अपने क्वेश्चन आंसर बॉक्स के अंदर इसको अटेम्प्ट किया है तो मैं उसे चेक कर लेता हूं, और जिन्होंने नहीं किया वो उसको देख लें। मोहम्मद काशिफ ने अटेम्प्ट किया है। The education is important in the opinion of all civilized states, but still some influential people question its effectiveness. To examine their claim, we should first question the accomplishment of education. To gauge the effectiveness of education, there are divergent ways. अच्छा काशिफ साहब, आपने कोशिश की इसमें। एक चीज याद रखिएगा कि जो आपने प्रेसी बनानी है उसको एक पैराग्राफ के अंदर आपने लिखना है, ये पॉइंट वाइज उसके अंदर चीजें नहीं आती। दूसरी बात ये है कि आपको पंक्चुएशन का ख्याल जो है वो रखना होगा। मसलन आपने एक सेंटेंस जो है, पहला सेंटेंस जो है इफेक्टिवनेस पर आके क्लोज कर दिया, आगे फिर आपने नया सेंटेंस जो है वो स्मॉल लेटर से शुरू कर दिया। तो प्लीज इसको जरा देखिएगा कि, और ये जो पॉइंट दो, इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल साइकी एजुकेशन इज इम्पैक्ट, इनको इस तरह नंबरिंग के अंदर आपने अपना सॉल्यूशन नहीं देना, इसको सेंटेंस बना के आपने ऊपर वाले पैसेज के साथ इसको मिला देना है। बहरहाल एनी हो, यू डिड योर बेस्ट। उसके बाद आपका जो है आगे बिलाल अमीन ने अटेम्प्ट किया है, मैं इसे भी चेक कर लेता हूं। Education is valued universally in modern civilized states, yet remains a contested notion. Some respected individuals dispute its merit, arguing it fails to achieve its stated purpose. To assess their perspective, we must first determine the ideal goals of education. Numerous conflicting opinions exist on this matter, with a fundamental divide between those focusing on individual psyche and those prioritizing its impact on the community. Very good, बहुत अच्छा आपने इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश की। आपको जब प्रेसी आप अटेंड करें तो एंड के ऊपर अपनी प्रेसी के वर्ड्स जो हैं वो आपने जरूर देने हैं।
आप मेरा पैसेज देखें जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, उसमें 120 वर्ड्स थे। तो आपकी जो आपका जो जवाब है वो 40 अल्फाज या 42 या हद 45 तक उसको क्लोज हो जाना चाहिए। तो बिलाल अमीन, आप इसको वर्ड्स को जरा काउंट करें और फिर उसके नीचे आप लिखिएगा कि आपका आंसर जो है वो इतने वर्ड्स पर मुश्तमिल है। बाकी अगेन आई वुड से कि प्रेसी जो है वो आपके अपने अल्फाज पर मुश्तमिल होनी चाहिए। बहुत मुश्किल हो तो आप बारो कर सकते हैं अल्फाज जो एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया है, लेकिन मोस्टली cracks of your pressy should be reflected in your own language। उसके बाद ये वकार हुसैन ने टाइटल बी दिया है, जो कि बाकी पहले वाले दो जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने नहीं दिया। तो आपको टाइटल बी देना होगा। तो वकार हुसैन ने सबसे पहले टाइटल दिया है। वकार लिखता है कि देर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल हैविंग डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट एजुकेशन, one of them from civilized and modern societies, and according to them education is very crucial to build the relations individually as well as overall in the society. And second one, custom people have thinking that education not provide anything which is needed. थोड़ी सी इसमें ग्रामेटिक मिस्टेक्स हैं, इसको देखिएगा। और वकार अपने वर्ड्स, कितने वर्ड्स पर आपकी जो आंसर है वो मुश्तमिल है, वो भी आपको इसके एंड के ऊपर लिखना होगा। एक क्वेश्चन हमारे एक पार्टिसिपेंट ने लिखा है कि शिया की नमाज जो है उसका वक्त बाद में होता है, हमारी ब्रेक पहले हो जाती है। तो इसका हल तो एक ही दफा मैंने ब्रेक देनी है, वो 10 मिनट की ब्रेक नमाज की मैं देता हूँ। इसको एक्सटेंड करें तो आपकी नमाज तो शायद फिर भी इसके अंदर ना फॉल कर सके। तो आप अपने तौर पर पढ़ लें, फिर ज्वाइन कर लें लेक्चर फयाज हैदर। यही इसका हल है। ना तो मैं जो दूसरा फिका है उसके मुताबिक तो मगरिब के साथ ही शुरू हो जाती है अजान, अजान हो जाती है और नमाज हो जाती है। तो आपके लिए ये रियायत है कि आप अपनी नमाज थोड़ी देर लेट कर लें। उतनी देर जो मैं ब्रेक देता हूँ उसमें आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया करें, नमाज अपने बाद में पढ़ के फिर ज्वाइन कर लें। जुल्करनैन हैदर ने भी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। जुल्करनैन जो है इसको भी मैं यही कहूँगा कि जुल्करनैन साहब, आप पहली बात इसका टाइटल भी लिखने की कोशिश करें। दूसरा ये है कि इसके अंदर वर्ड्स की, जो मैंने आपसे कहा था कि कितने अल्फाज पर मुश्तमिल है आपकी प्रेसी, वो भी लिखना जो है वो ना भूलिएगा, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो वर्ड्स के ऊपर कम से कम उसने 5 नंबर रखे होते। तो वर्ड्स लिखने जो हैं कि मैंने इतने वर्ड्स पर ये अटेम्प्ट किया। बहरहाल एनी हो, आपका मैं पढ़ देता हूँ। बिफोर वी कैन एडिक्वेटली एग्जामिन देयर ओपिनियन वी मस्ट देयरफॉर डिसाइड what it is that we should wish education to accomplish if possible. On this question, there are many divergent views, as there is one temperamental cleavage which goes deeper than any of other controversies.
and that is the cleavage between those who consider education primarily in relation to the individual psyche and those who consider it in relation to the community. जुल्करनैन हैदर, आपने पूरी प्रेसी एक सेंटेंस में कंप्लीट की है। भाई ऐसे नहीं करना, सेंटेंस छोटे बनाए और आपका एक सेंटेंस जो है वो तकरीबन 8-10 लाइनों के ऊपर मुश्तमिल। प्लीज अवॉइड दिस थिंग। छोटे छोटे सेंटेंसेस आपकी ओन लैंग्वेज के अंदर होंगे, आपको भी अंडरस्टैंडिंग होगी और एग्जामिनर जो है उसको भी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और मैंने आपको जो इंस्ट्रक्शंस या गाइडलाइंस ऑलरेडी दी हैं कि हाउ टू अटेम्प्ट द प्रेसी, उसको मद्देनजर रखिएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उनको आप अंडरलाइन करें, फिर उनके सेंटेंसेस बना के उसको देखें कि उसके अंदर रब्त जो है वो टूटने ना पाए। तो लेट्स कम टू द सॉल्यूशन जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो प्लीज इस चीज को जरा नोट कीजिएगा। द सोल्यूशन आई एम शेयरिंग विद यू पीपल, ये सोल्यूशन मैंने दिया है आपको। सोल्यूशन के अंदर मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने पेपर के अंदर आप अंडरलाइन करके अपने आइडियाज वहां पर आपने कि ये मोटे मोटे पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको आपने फिर एक सीक्वेंस के अंदर लिखना है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके अंदर मैंने 3 निकाले हैं। डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट एजुकेशन, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है सम अगेंस्ट दैट इट फेल टू अचीव इट्स ऑब्जेक्ट्स। तीसरा पॉइंट है एजुकेशन इन रिलेशन टू इंडिविजुअल, एजुकेशन इन रिलेशन टू द कम्युनिटी। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनको आपने अपने सीक्वेंस के अंदर अपनी लैंग्वेज में अपने अल्फाज के अंदर लिखना था। देन आई हैव अटेम्प्टेड द क्वेश्चन। इसका सलूशन मैं शेयर कर रहा हूँ। मैंने सबसे पहले टाइटल दिया है प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन एंड डिफरेंट ओपिनियंस। The problem of education is a disputed one. Even if the modern civilized states think it desirable, its goal cannot be determined. Some people think that the aim of education is to develop individual capabilities. Others regard development of the community as the object. Participants, I have closed my précis in 45 words. Total 125 वर्ड्स 120 वर्ड्स थे, तो ऑलमोस्ट 1/3 में मैंने आपको ये सॉल्यूशन जो है आपके साथ शेयर कर दिया है। तो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप इस गाइडलाइन के तहत अपना ये क्वेश्चन जो है इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। अगेन सी योर पैसेज। जिन्होंने नहीं लिखा वो भी देख लें। टेक इट 5 minutes टू कंप्लीट योर दिस असाइनमेंट। अपने बुक के ऊपर ये 45 वर्ड्स हैं, आप 2-4 मिनट में इसको लिख लेंगे। टाइटल दीजिएगा और प्रेसी लिख लीजिएगा, तो आप सबका जो है वो क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। टेक 5 minutes। मैं उसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट जो है उसके ऊपर आपको शेयर करता हूँ चीज़ें अपनी जो हैं। Every candidate
is required to jot down these 5 lines that I have given the solution of your question. Write down it in your own handwriting by giving title on the top and then its further 5 lines. Two minutes are left. सर लाहौर में ना सर कल फिजिकल क्लासेस हो रही है सर, वो ग्रुप में भी शेयर कर दिए है सर, जो फिजिकल क्लास लाहौर का है सर, वो मैंने पता कर लिया है सर आरिफ से, लाहौर से ही सर। One minute is left. जी प्लीज असदुल्ला फ्रॉम लाहौर, असदुल्ला खान, अगर उसने लिख लिया तो मुझे पढ़ के सुना दे। मुनसिफ खान ने लिख लिया है। जैनुल आबदीन ने लिख लिया है। मेरा ख्याल है ये क्लास ही अटेंड नहीं कर रहे होंगे। अब आपकी हाजिरी इस तरीके से भी चेक होती रहेगी। मुझे उम्मीद है कि आपने ये नोट डाउन कर ली होंगी ये चीजें। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 3 ऑफ आवर लेक्चर। पार्ट 3 के अंदर आज मैंने शामिल किया है कॉम्प्रीहेंशन का लेक्चर। आपके पेपर के अंदर दो तरह से सवालात आते हैं। कभी तो एग्जामिनर जो है वो प्रेसी पूछ लेता है, कभी वो कॉम्प्रीहेंशन दे देता है।
तो कोई भी वो क्वेश्चन पूछे, यू मस्ट बी वेल फेमिलियर विद दीज टू कॉन्सेप्ट्स के व्हाट इज प्रेसी, जो कि मैंने पहले डिटेल में आपके साथ डिस्कस भी कर दी है, और उसकी प्रैक्टिस भी मैं करा रहा हूँ आपको। कॉम्प्रिहेंशन आज पहला हमारा लेक्चर है इसके ऊपर। तो कॉम्प्रिहेंशन क्या होती है? कॉम्प्रिहेंशन जो है ये नाउन है। इट इज derived फ्रॉम द वर्ब comprehend. Comprehend means to understand. कि जो पैसेज आपको दिया गया है उसको आप अंडरस्टैंड करें, पढ़ें, और फिर एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन पूछे हैं उस पैराग्राफ के मुताबिक उनके जवाब आप दें। इसको समझने के लिए कि कॉम्प्रिहेंशन, हाउ टू अटेम्प्ट दैट, ये एक अनसीन पैसेज होता है जो कि पेपर के अंदर एग्जामिनर पूछता है और फिर कैंडिडेट से कहता है कि आप जो मैंने नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एट द एंड ऑफ द पैसेज आप उसके जवाब दें। इस एक्सरसाइज को अंग्रेजी जबान के अंदर कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। आप लोग 9th 10th 11वीं 12वीं और इवन आप डिग्री लेवल के ऊपर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते आ रहे हैं। कोई नई चीज नहीं है, बट फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग आई हैव एडेड इट हियर कि एग्जामिनर ऐसा भी सवाल अगेन आपसे पूछ सकता है। प्रेसी पूछ सकता है, कॉम्प्रिहेंशन पूछ सकता है, जो उसके दिल में आए वो उस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो अगर कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन आ जाए तो फिर आपने किस तरीके से उसको हैंडल करना। The purpose behind it is to know whether candidates understand the passage accurately and are able to answer the questions correctly. अब यहाँ सिर्फ एग्जामिनर ये जानना चाहता है कि जो इम्तहान देने वाले हैं उनको लैंग्वेज की शुद्ध बुद्ध भी है कि नहीं, उनको ग्रामर की शुद्ध बुद्ध भी है कि नहीं, और वो किस तरीके से पैसेज को पढ़ने के बाद आंसर जो हैं वो उसके अंदर ढूंढते हैं। इसके लिए एक्सपर्ट्स ने, लैंग्वेज के एक्सपर्ट्स ने कॉम्प्रिहेंशन के लिए कुछ रूल्स बनाए हैं। वो रूल्स क्या हैं? पहला रूल ये है कि जो पैराग्राफ दिया हो उसको 2 से 3 मरतबा आप पढ़ के अंडरस्टैंड करें। रीड द गिवन पैसेज 2 to 3 times to understand it. एक दफा पढ़ने से पैसेज जो है वो अंडरस्टैंड नहीं किया जा सकता। 2 से 3 मरतबा पढ़ेंगे तो वो आपको चीजें बहुत वाजे हो जाएंगी। तो पहला रूल ये हुआ कि आपने 2 से 3 मरतबा उसको पढ़ना है। दूसरा रूल ये है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड ऑफ द पैसेज। अब जब आप पैसेज पढ़ेंगे 2-3 दफा तो साथ ही आपने जो एंड पर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से भी आपने गुजरना है, उसकी भी रीडिंग करनी। और आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछ रहा है उसने पैसेज के अंदर कहाँ कहाँ उसका आंसर मौजूद है। आप फौरी तौर पर उन आंसर से मुतलका जो लाइनें हैं या आंसर पैसेज के अंदर है उसको अंडरलाइन करना है कि ये क्वेश्चन 1 का आंसर है, ये क्वेश्चन 2 का आंसर है, ये क्वेश्चन 3 का आंसर है, ये क्वेश्चन 4 का आंसर। तीसरा असूल जो है वो कॉम्प्रिहेंशन का ये है
कि अंडरलाइन द पैसेज दैट गिव्स आंसर टू द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर, जो मैं पहले ही आपसे शेयर कर चुका हूँ कि जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उनके आंसर पैसेज के अंदर वहाँ निशान लगा लें। अगर लेड पेंसिल लेके आप जा सकते हैं, मेरा ख्याल है अलाउड होती है लेड पेंसिल, या लेड पेंसिल नहीं भी है तो आपकी बार पेन जो है उससे आप निशानी पेपर के ऊपर लगा लें। ये क्वेश्चन 1 का जवाब है, ये क्वेश्चन 2 का है, ये क्वेश्चन 3। फोर्थ रूल जो है वो कॉम्प्रिहेंशन का ये है कि राइट आंसर्स इन योर ओन वर्ड्स। एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन आपसे पूछा है उसको अपने अल्फाज में, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपने जवाब लिखना है। पैसेज की अंग्रेजी या एग्जामिनर की अंग्रेजी को आपने इस्तेमाल कम से कम करें। राइट योर आंसर्स इन योर ओन वर्ड्स। पांचवा रूल जो है, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कि जिस टेंस में एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है उसी टेंस में आपको जवाब देना होगा। अगर एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन प्रेजेंट टेंस में पूछ रहा है तो आपका जवाब भी प्रेजेंट में होना चाहिए। अगर वो पास्ट में पूछ रहा है, पास्ट टेंस में, तो पास्ट टेंस में जवाब दीजिए। और अगर वो फ्यूचर टेंस में पूछ रहा है तो फ्यूचर टेंस में जवाब दीजिए। तो कहने का मकसद ये है कि जिस भी वो टेंस में पूछे, जवाब आपका अकॉर्डिंगली उसी टेंस में जाना चाहिए। These are the golden rules that have been framed or given by the experts in English language. आप पढ़ के आ रहे हैं स्कूल्स में भी, कॉलेज में भी, यूनिवर्सिटीज के अंदर भी, तो कोई मुश्किल तो इसे नहीं होना चाहिए। बट अगेन आई हैव गिवन यू द रूल्स टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन। अब इन रूल्स को अप्लाई करते हुए मैं आपको एक एक्सरसाइज देता हूं। ये एक पैसेज है जिसके एंड के ऊपर क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आपने पहले इसको पढ़ना है, देन क्वेश्चंस को पढ़ना है, फिर आपने इसको अटेम्प्ट करना है जो मैंने 5 रूल्स आपको दिए हैं उसकी रोशनी के अंदर। प्लीज टेक 10 मिनट्स, आप इसको पढ़िएगा। पहले पैसेज पढ़ ले 5 मिनट 7 मिनट, देन फिर मैं क्वेश्चंस देता हूं आपको, तो आप इसको फिर अटेम्प्ट कीजिए। देन लास्ट में मैं आपके साथ इसके आंसर शेयर करूंगा। तो प्लीज योर टाइम इज स्टार्टेड, टेक 10 मिनट्स।
जी पार्टिसिपेंट्स, पैसेज आपने पढ़ लिया, उसके क्वेश्चंस भी मैंने आपको दे दिए। अब ये 5 सवाल जो हैं आपके उस पैसेज से मुतल्का हैं। दोबारा इसको देखिएगा कि क्वेश्चन वाइज पहला सवाल है, व्हाट शुड वी डू टू अंडरस्टैंड मैन। दूसरा सवाल है, व्हाई शुड वी लुक बियॉन्ड द इंडिविजुअल मैन टू अंडरस्टैंड हिम। तीसरा सवाल है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सोसाइटी। चौथा सवाल है, व्हाट डज द राइटर मीन बाय मोरालिटी। पांचवा सवाल है, व्हाट आर द टू टेबल्स ऑफ द लॉ। इन पांचों सवालों के जवाबात जो हैं वो कुछ इस तरह हैं। पहले सवाल का आंसर जो है वो क्या है, मैं सवाल दोबारा पढ़ देता हूं। व्हाट शुड वी डू टू अंडरस्टैंड मैन। इसका जवाब ये है, टू अंडरस्टैंड मैन वी मस्ट look beyond the individual man and study him in relation to society। इंसान को, आदमी को अंडरस्टैंड करने के लिए जरूरी है कि हमें इंडिविजुअल आदमी को देखने की बजाय जिस सोसाइटी में वो रहता है उसको हमें स्टडी करना चाहिए। उसके मुतालिक सोसाइटी से उसके बारे में हमें पता चल जाएगा कि ये किस टाइप का आदमी है, किस सोसाइटी में रहता है और उस सोसाइटी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, व्हाई शुड वी लुक बियॉन्ड द इंडिविजुअल मैन टू अंडरस्टैंड हिम। इसका जवाब ये है, वी शुड लुक बियॉन्ड द इंडिविजुअल मैन बिकॉज he is the product of a particular society in which he has lived and grown। जिसके अंदर रह के वो पला बड़ा है, इसलिए सोसाइटी को अंडरस्टैंड करना जरूरी है, क्योंकि उस सोसाइटी की छाप जो है, उसका शेडो जो है, उसके असरात जो हैं वो उस शख्स के ऊपर जरूर होंगे। वी शुड व्यू हिम इन कॉम्बिनेशन विद हिज फेलोज एंड एनवायरमेंट। हमें इंडिविजुअल आदमी की बजाय उसके फेलो बीइंग्स के साथ जिनके वो पला बड़ा है और उस एनवायरनमेंट को, सोसाइटी की जो हालात हैं उसके तनाजर में हमें उसको देखना होगा। तीसरा सवाल है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सोसाइटी। इसका आंसर है, सोसाइटी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज it is because in it the nature of man first lives and grows। Moreover, it is in society that morality begins। सोसाइटी को देखने से आपको लोगों का पता चल जाएगा कि इसके अंदर रहने वाले लोग जो हैं वो किस टाइप के लोग हैं। तो सोसाइटी जो है इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम इसको अंडरस्टैंड कर सकें। चौथा सवाल है, व्हाट डज द राइटर मीन बाय मोरालिटी। व्हाट डज द राइटर मीन बाय मोरालिटी। इसका आंसर कुछ इस तरीके से है, बाय मोरालिटी द राइटर मीन्स ए सोशल लॉ, मॉरल्स, एथिक्स, बिहेवियर। सोसाइटी के अंदर किस टाइप के हैं, इंडिविजुअल उससे असर जरूर लेता है। तो ये सोशल लॉ जो है हमारा, वो
हमारी सोसाइटी को डिटरमिन करता है और उसी से मोरालिटी जो है वो शुरू होती है। पांचवा सवाल है कि व्हाट आर द टू टेबल्स ऑफ दिस लॉ। वो लॉ जो एक्सपर्ट्स ने दिया है सोसाइटी और इंडिविजुअल मैन के बारे में, टू टेबल्स का जिक्र वो कैसे करता है। तो देयर आर टू टेबल्स ऑफ लॉ, वन कंसर्न्स द ड्यूटीज ऑफ ए मैन टू हिमसेल्फ, द अदर द ड्यूटीज ऑफ मैन टू हिज नेबर। तो लास्ट जो है पैसेज, उसके अंदर आपको इसका जवाब मिल जाएगा कि the duties of man to himself, to what is highest in himself, make but the first table of law। इसको फर्स्ट टेबल ऑफ लॉ कि उसका अपना जो वतीरा है, अपने बारे में उसकी क्या सोच है। क्या वो सेल्फिश है, क्या वो बिनोवलेंट है, क्या वो नेक आदमी है या बद आदमी है, अपने बारे में उसकी सोच क्या है। ग्रीडी है, दूसरों का ख्याल करने वाला है। सबसे पहले अपने आप के बारे में उसका रवैया कैसा है, उसको सोसाइटी का फर्स्ट टेबल ऑफ लॉ कहते हैं। दूसरा टेबल ऑफ to this is now added a second one with the duties of man to his neighbor। अपने हमसायों के साथ उसके ताल्लुकात कैसे हैं, अपने फेलो कुलीग्स के साथ उसके ताल्लुकात कैसे हैं, इससे उसकी शख्सियत का हमें पता चलता है। by which also the significance of the first now assumes its true importance। तो इंसान को समझने के लिए सोसाइटी के लिहाज से कि उसका रवैया अपने आप के साथ कैसा है, वो कैसी सोच का मालिक है, वो ड्यूटीफुल है, वो ग्रीडी है, वो डिसिप्लिन वाला आदमी है कि नहीं। इन चीजों से आपको पता चल जाएगा कि उसकी सोच का अंदाज क्या है। और फिर उसके बाद उसकी अपने फेलो पुलिस के साथ उसके ताल्लुकात कैसे, क्या वो सरफुश तो नहीं है, क्या वो दूसरों को हक तो नहीं मारता। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देयर आर टू टेबल्स दैट हैव बीन गिवन बाय द एक्सपर्ट्स सोसाइटी के अंदर, कि इंसान अपने आप के साथ कैसा है और सोसाइटी के साथ कैसा है। यहाँ से इंसान को अंडरस्टैंड करने में हमें मदद मिलती है। ये एक्चुअली साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये पैसेज जो है वो दिया गया है, और सोसाइटी के बारे में एक सोशियोलॉजिस्ट की जो है सोशियोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट की जो अप्रोच है उससे मुतल्लिका ये पैसेज है। तो इस एंगल से आई हैव given you an understanding about the question about comprehension that is being asked sometimes by the examiner. So the rules I have given and shared with you people must be kept in view while attempting the question in your examination. तो आज का लेक्चर जो है वो हमारा इख्तिताम को पहुंचता है। Now you people are allowed to ask the questions if any on today's lecture. प्लीज फैजुल्ला साहब इन्हें अलाउ करें जी, 5 मिनट रह गए हैं। ये अपने सवालात जो हैं कोई अगर हैं तो वो मेरे ठीक हो साथ गया शेयर सर, कर लें। कोई नाम से आ रहा है ना सर, उनको तो मैं अलाउ कर रहा हूँ, 1 2 3 को अलाउ नहीं कर जी सकता हूँ ठीक सर। हो गया जी। पार्टिसिपेंट्स रेज योर हैंड्स एंड आस्क ए क्वेश्चन इफ यू हैव इन योर माइंड।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, जरा माइक के करीब होके बोलिएगा। सर जैन बात कर रहा हूँ। जी जी। सर आपका लेक्चर मैंने थ्रू आउट सारा का सारा अटेंड किया है। आप वो बता रहे थे कि शायद मैं अटेंड नहीं कर रहा। अच्छा सर, प्रेसी के अंदर मैंने क्वेश्चन भी काफी आपसे किए हैं। प्रेसी के अंदर आपने जो सॉल्यूशन उसका शेयर किया ये था। ये डिस्टरबेंस आ रही है, किसी और साहब का माइक खुला हुआ है। प्लीज अपना अपना माइक चेक कीजिए। जो जिससे सवाल पूछ रहा है जो साहब, उसी का माइक ओपन होना चाहिए। बाकी लोग मेहरबानी करें, बंद कर दें अपने अपने माइक। जी आप बोलिए जनाब। अच्छा सर, मैं पूछ रहा था कि जो आपने सॉल्यूशन शेयर किया था प्रेसी का, जी जी। सर उसके अंदर आपने टॉपिक्स आपने शेयर किए थे। 3 आपने टॉपिक्स लिखे थे, उसके नीचे टाइटल था और आपने फिर उसके नीचे प्रेसी सॉल्व की थी। क्या वो टाइटल हम भी एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं? क्या नहीं टॉपिक? नहीं 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 नहीं, वो नहीं लिखने आपने। नहीं, वो आपका रफ वर्क है। वो वैसे मैंने दे दिए कि आपको, ताकि समझा सकूं कि आपने इस तरीके से अपने पॉइंट जो हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो आपने रफ लिखने हैं, या अगर लेड पेंसिल है तो आपने उसको अंडरलाइन कर लें अपने जो हैं पेपर के ऊपर ही। तो वो पेपर के अंदर नहीं लिखने, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं लिखने आप। और सर टाइटल एक ही लिखना है या एक से ज्यादा भी लिख सकते हैं? जी कोशिश करें कि जो ज्यादा सुटेबल है एक ही लिखें आप, दो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। जी एनी अदर क्वेश्चन जी? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर खालिद महमूद CLADS लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी खालिद साहब। अच्छा सर, आपने जो प्रेसिस 2-3 हमें करवा दी हैं और आज कंप्रीहेंशन करवाई है, तो इसकी प्रैक्टिस हम कहाँ से करें, या ये बस रूल ही इनके काफ़ी हैं जो पढ़ लिए हैं? मेरा ख्याल है कि मैं आपको शायद और थोड़े से करवाऊंगा, जी दो जी। चार लेक्चरों के अंदर और कराऊंगा, फिर बाकी आप पे छोड़ दूंगा। अब इससे ज्यादा तो नहीं हो सकते ऑनलाइन लेक्चर के अंदर। तो बाकी अच्छा। आप प्रैक्टिस खुद कर लें। अगले आगे जो आएंगी चीजें आपके, जो मैं करवाऊंगा। जी जी। अभी तक तो मैं आपको एक एक पैसेज की प्रेसी करवा रहा था, जी जी। क्या समरी जो है आप बना रहे थे। नेक्स्ट आपको जो लेक्चर्स होंगे उसके अंदर हो सकता है कि चार चार पांच पांच पैराग्राफ्स जो हैं वो मैं दूंगा आपको। जी सर, बहुत और शुक्रिया। उसकी आपने फिर समरी बनानी होगी, क्योंकि आपको अपने दफ्तरों के अंदर इसकी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि पूरी फाइल आपके सामने पड़ी होगी। आपने उस सारे का ब्रीफ बनाना है 1-2 पेजेस के ऊपर, या एक लेटर जो है वो 2-3 पेजेस के ऊपर 5-7-8 पैराग्राफ्स के ऊपर मुश्तमिल है। तो आपके सीनियर जो हैं वो आपको कहेंगे कि इसकी यार समरी बना के हमें पुटअप करो। हमें इतना लंबा चौड़ा पढ़ने की जो है ना वो नहीं है टाइम हमारे पास। तो आपकी ड्यूटी लगती है, तो आप 5-7-8 पैराग्राफ्स को पढ़ के आप अपने जो है अपने लफ्जों के अंदर उसकी प्रेसी या समरी बना के आप पेश कर देंगे। दिस इज द रिक्वायरमेंट इन योर ऑफिस लाइफ, दिस इज द रिक्वायरमेंट इन द पेपर। आपको 4-5-6 पैराग्राफ्स पर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप उन सबको पढ़ के तो एक पैराग्राफ के अंदर उन सारी चीजों को जो है वो बयान कर देंगे। अगर समरी कही होगी तो समरी के अंदर तो पैराग्राफ आप एक से ज्यादा होंगे, लेकिन प्रेसी ये जब करनी होगी तो वो आपको एक ही पैराग्राफ के अंदर देना होगा। जी सर, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, ओके जी। नेक्स्ट एनीबॉडी एल्स? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम।
सर जुल्करनैन बात कर रहा हूँ सर। ये कंप्रीहेंशन जो है इसमें भी एग्जामिनर टाइटल पूछ सकता है? नहीं नहीं, इसके अंदर उसने सवाल पूछने हैं सिर्फ आपसे, टाइटल नहीं होता सर इसके अंदर। सर क्वेश्चन में ये कह सकता है कि इस जो आपको कंप्रीहेंशन ये पैराग्राफ दिया गया है इसका कोई टाइटल जनरेट करें, क्योंकि सर कि जो अगर वो 9, कहे 10 तो फिर, अगर वो कहे तो फिर आपको देना पड़ेगा, ठीक है सर, बहुत लेकिन शुक्रिया सर। नॉर्मली होता नहीं है। लेकिन एग्जामिनर पूछ ले तो फिर उसका अकॉर्डिंगली फिर हमें आंसर देना होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, ओके, थैंक यू वेरी मच। आज का लेसन हमारा एंड हुआ। फैजुल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी, और नेक्स्ट टाइम के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।